अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सबसे पहले दो बड़ी खबरों की बात करेंगे और दोनों का ताल्लुक क्रिकेट से है। एक तो यह कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में 3-0 से शिकस्त दे दी है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और अब से कुछ देर पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत तो करेगा, लेकिन 15 फरवरी का जो मैच है आर्च राइवल इंडिया के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप अपनी स्क्रीन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान T20 2026 के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन 15 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अपना मैच नहीं खेलेगा। इस पर हम बात करेंगे और तज्जिया भी हासिल करेंगे और इसके क्या कोई कॉन्सिक्वेंस पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर अगर पहले राउंड के बाद दोबारा पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता है तो फिर क्या होगा, और अगर दोनों ये टीमें किसी नॉकआउट लेवल पे दोबारा आमने सामने होती है तो फिर पाकिस्तान क्या फैसला करेगा। और इस हवाले से, इस फैसले के हवाले से इंडिया में भी बड़ी तशवीश पाई जाती है। अब से कुछ देर पहले जो बड़े फेमस कमेंटेटर हैं हाशा भोगले, उन्होंने कहा है कि अनप्रेसिडेंट है और अब देखना होगा कि इसके क्या नताइज होते हैं और क्या जो आईसीसी रेवेन्यू है जो पाकिस्तान को मिलना है, क्या उसको कम करके ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान पूरा किया जाएगा। वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स राशिद लतीफ और सिकंदर बख्त। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सिकंदर बख्त साहब, जो लास्ट मुलाकात हुई चेयरमैन पीसीबी और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, उसके बाद 2-3 ऑप्शंस थे। एक तो ये कि पाकिस्तान शायद मुकम्मल बायकॉट करे, एक ये कि पाकिस्तान मुकम्मल पार्टिसिपेट करे, लेकिन जो ऑप्शन चुना गया है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखो शहजाद, ये बहुत जबरदस्त फैसला किया। आज से एक हफ्ता पहले जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने अखबार वालों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हमने प्लान किया हुआ ABC, तो उस वक्त मैं बीपर दे रहा था, तो मैंने यही कहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आपका क्या कहना चाहिए। मैंने कहा यार, मेरा दिल ये कहता है कि मेरी तरफ से ENF लगा देंगे जी, हम जाएं और उनसे ना खेलें। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो मैंने सोचा था वो बात पूरी हो गई। देखें, इसमें हमें बिल्कुल ही बायकॉट इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें वहां जाना चाहिए, उनके दरमियान रहना चाहिए। वो जो नाइंसाफी करते हैं और पूरी दुनिया खामोश रहती है, तो हमें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। तो ये बहुत जबरदस्त फैसला किया है। मैं कहता हूं कि मजा आ गया आज, और हम इंशाल्लाह जब ये अब देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है, बड़ा मजेदार सिनेरियो क्रिएट हो गया। हम जाएं और उसके ना खेलें, क्या होगा, ज्यादा हमारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह हम क्वालिफाई नेक्स्ट राउंड के लिए कर लेंगे। मगर आपका एक और सवाल भी है कि अगर हम नॉकआउट बेसिस पे सामने आमने हो गए तो फिर क्या होगा। एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। इन बिटवीन कुछ ना कुछ नरमी आएगी, आप क्योंकि देखिएगा। सिकंदर बख्त साहब, ये जो ट्वीट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये स्पेसिफिकली 15 तारीख के मैच के हवाले से बात करता है और मुमकिन है, जिस तरह का ये फॉर्मेट आपको पता है, कि अगले राउंड में भी हम इंडिया के आमने सामने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो देखें, हमें ये चाहिए कि ना हम इनसे अंडर 19 में खेलें। देखें, वो पूरी दुनिया से हाथ मिलाते, हमसे नहीं मिलाते। कोई लॉजिक है? कोई दुनिया का आदमी इसको अप्रूव कर दे, कोई सेंसेबल आदमी इसको अप्रूव करे कि वो सही करते हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी से बोला कि जी वो पाकिस्तानी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार ये कोई तुक है? जब वो हमें आइसोलेट करने की कोशिश करते तो हमारा भी राइट है कि हम उनको आइसोलेट ठीक करें। है, राशिद लतीफ साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस फैसले पर, और क्या आपके ख्याल में आईसीसी, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, क्या वो खामोश बैठेगा या किसी किस्म की कोई पेनल्टी, कोई सैंक्शंस, ये ऑप्शन आजमाएगा? अब देखें, ये आज जो फैसला किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम 10 साल से तरस रहे थे इस फैसले के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं जो कि बैकफायर कर गई हैं पास्ट में। हम हाइब्रिड मॉडल में चले गए, 2023 का चैंपियन वो एशिया कप खेला, 24 में 25 में चैंपियन ट्रॉफी खेली, और पाकिस्तान भारत गया 2023 में। उसके बाद ये मुकर गए। तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज का जो फैसला है ना, ये मामूली नहीं है, ये गैर मामूली चीज हुई है। और ये पूरा पूरा वर्ल्ड इतने शॉक में चला गया होगा, स्पेशली टेस्ट प्लेइंग नेशन। अब बैठेंगे नेगोशिएशन टेबल के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की सिर्फ मैच ना, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच तकरीबन 40 से 50 मिलियन का लॉस है। ये 40 पूरे से 60 इम्पैक्ट तो मिलियन मैं जा ही डॉलर्स का नहीं रहा लॉस है कि ये। जी जी जी। अब इसमें क्या है, अगर हम जाते हैं कि 2026 में विमेन का वर्ल्ड कप है, 2027 में साउथ अफ्रीका में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है, 28 में दूसरा वर्ल्ड कप है, फिर 29 में चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में, 2031 में जाके बांग्लादेश और इंडिया में फिर वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान हट जाएगा यहाँ से। एक ये तो फैसला सुना दिया, फिर पाकिस्तान ने जब फैसला किया है ना, तो नुकसान नहीं सोचा होगा।
नुकसान करने का सोचा है, उनका अपना नुकसान पाकिस्तान का यहाँ कुछ भी नहीं है। देखिए, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे 10 मई को जो हुआ, उसके बाद जो मुकाम पाकिस्तान का हासिल हुआ है, उसके बाद ये डिसीजन ये बैकफुट पे ले जाएगा आईसीसी। लेकिन राशिद साहब, इसको अगर ऐसे देखेंगे, 10 मई का तो हमने भरपूर जवाब दिया। फिर जब उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे, हमने ये बात भी मनवा ली कि हम वर्ल्ड कप में आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, और इंडिया को मजबूर किया कि आप इस फैसले पे माने। अब यहाँ बात हो रही है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े तो हुए, हमने मीटिंग कॉल की, हमने उनके हक में वोट दिया, लेकिन क्या बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई उस पर हमें बाइकआउट भी करना चाहिए था? इसको कैसे लिया जाएगा, ना सिर्फ इंडिया की तरफ से बल्कि जो तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ये बांग्लादेश वाला जो डिसीजन है, पाकिस्तान साथ खड़ा रहा और अभी तक साथ है। और जब आप नेगोशिएशन करेंगे तो सबसे पहले बांग्लादेश इन होगी, उसके बाद पाकिस्तान भारत से खेलेगा ना। इसको बराबरी आपको लगता है के कि आईसीसी इसको दोबारा रिवर्स करेगा अपने फैसले को, कब स्कॉटलैंड नहीं दोबारा बांग्लादेश को? आपको लग रहा है कि इसकी स्पेस बाकी है और ये यूटर्न लेगा आईसीसी इस पर? घुटने पे आना पड़ेगा उनको, देख, वरना इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 कंट्री को आप रेवेन्यू जनरेट करके देते हो, कहाँ से करके देते हैं? वर्ल्ड कप से, चैंपियन ट्रॉफी से, T20 वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान इंडिया को आप एक ग्रुप में रखते हो, पहले तो ये भी होना चाहिए पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में नहीं होगा। तो आपकी देखिए, बहुत, अब 3 मैचेस हो गए एशिया कप के। एशिया कप के लिए इंडिया में अंदर ही इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों खेल रहे हैं, लेकिन 3 मैच हुए, क्योंकि जो गवर्नमेंट चला रहे हैं ना, उन्हीं के ब्रॉडकास्टर है, वही उन्हीं की प्रोडक्शन है, तो वो अपना नुकसान थोड़ी करेंगे। अगर 1000 मिलियन का उनका ये सारी चीजें हैं, पूरा राइट्स हैं, 60 मिलियन सिर्फ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने दिया है पैसा, बाकी तो 1000 मिलियन तो उनका ही लगा हुआ है जियो स्टार का। तो ये इकोनॉमी है क्रिकेट की बैठ जाएगी, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान। अच्छा, ये राशिद भाई, अभी हर्षा भोगले साहब ने ये ट्वीट किया है कि हो सकता है कि जो लॉस हो ब्रॉडकास्टर्स का, आईसीसी उसको पूरा करे पाकिस्तान का रेवेन्यू माइनस करके। आपको लगता है कि ये हो सकता है? इसमें ये होगा कि ब्रॉडकास्टर ना वाइंड अप कर देगा ये सारा बर्डन, 3 बिलियन का 3 साल का, वो आईसीसी खुद बर्दाश्त करेगा, और आईसीसी बर्दाश्त कर नहीं सकता। ये जो मर्जी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी घुटने पे आएगा और बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चल नहीं सकती। इनका जो भरम था ना, वो अभी हल्के हल्के टूटता हुआ आपको खुद नजर आएगा। सही। सिकू भाई, आप जरा बताइएगा कि आपको भी लगता है कि अब आईसीसी को अपने फैसले को रिवर्ट बैक करना पड़ेगा, बांग्लादेश को इन करना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको बताऊं, कुछ सेंसिबल जो लोग हैं, जैसे शरदा उग्रा साहिबा जो कि क्रिकेट स्पोर्ट्स कवर करती है इंडिया में, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ना क्रिकेट में इस वक्त, जो गंद डाला है, वो बेसिकली बीसीसीआई की पॉलिटिक्स की वजह से पड़ा है। तो आपको लग रहा है कि आप घुटने टेकेंगे जैसे राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं? देखिए, घुटने टेके ना टेके, कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे उनको आना पड़ेगा। जो भी सेंसेबल आदमी है, जो आदमी पढ़ा लिखा सेंसेबल है, वो ये जानता है दिल से, उसके दिल में ये है कि यार ये ज्यादती कर गए। इंडियंस खुद रिएक्ट करते होंगे और कहते होंगे यार ये क्या किया इन्होंने, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, ये उनकी ज्यादती है। बांग्लादेश ने अगर मना किया तो भी आपने भी तो मना किया था, मगर आप खेले, उधर जाके खेल लिए दुबई में। हमने तो कभी धमकी नहीं दी भारत को। आज तक किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि भारत इधर आएगा तो हम उनको ये कर देंगे या वो कर देंगे, कभी नहीं कहा। हम तो हमेशा वेलकम करते हैं, मगर वो नहीं आए, उन्होंने अपनी बात बनाई। तो जब बांग्लादेश ने बोला, उनको माननी चाहिए थी, जबकि बांग्लादेश के खिलाड़ी को धमकी दी गई थी। तो जो सेंसेबल आदमी है, जो अक्लमंद आदमी है, जो सही तरीके से सोचता है, न्यूट्रल है, चाहे वो बोल ना रहा हो, इंडिया में वो बोल नहीं सकते, डरते हैं बेचारे। बहुत कम लोग हैं जो इंडिया में बोल सकते हैं, तो वो तो बेचारे नहीं बोल रहे, मगर दिल से वो जानते हैं कि ये गलत किया है भारत ने। चलें, हो उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो जैसे आप कह रहे हैं, और इससे बेहतर तो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं होगा कि इस फैसले के बाद आईसीसी, बीसीसीआई बैकफुट पे जाए, घुटने टेकें और बांग्लादेश को दोबारा इन कर लें। दिस विल बी आइडियल फॉर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपका और सिकू भाई आपका, आप अपना तजिया पेश कर इस बड़े फैसले के हवाले से कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में तो जाएगा लेकिन इंडिया से नहीं खेलेगा। मेरे ख्याल से इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सियासत इंडिया लेकर आए इस गेम में, कभी हाथ ना मिलाना, कभी ट्रॉफी ना लेना आईसीसी के चेयरमैन से, ये सब कुछ किया है इंडिया ने। अब पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया, आप देखते हैं कि आईसीसी का इस पर क्या रद्दमल आता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में कलअदम दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के कल क्वेटा, नोशकी, गवादर, मस्तूम और खारान समेत सूबे के 12 अजला में बैक वक्त दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तकरीबन तमाम अजला को क्लियर करार दे दिया है और अब सिर्फ जिला मस्तूंग में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहने की बात की जा रही है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने आज दोपहर इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया
कि अब तक पिछले 2 रोज में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है, जबकि गुज़िश्ता रोज दहशतगर्द हमलों में 17 सिक्योरिटी एहलकार और 31 सिविलियन शहीद हुए हैं। जबकि अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने इन दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की है। इस अहम और संगीन मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुगटी। सरफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सरफराज साहब, कल दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर हमला किया, जिसको रिस्पॉन्ड भी किया गया, भरपूर तरीके से उसका रिस्पॉन्स दिया गया, और आज आपने बताया कि 145 टेररिस्ट इस अटैक में मारे गए हैं। और अफसोसनाक बात यह कि इसमें सिविलियन और जो सिक्योरिटी एहलकार है वो भी शहीद हुए। और कल हमने देखा कि आप सारा वक्त ग्राउंड पर मौजूद थे, जो वर्सा थे उनके साथ आपने गम का इजहार भी किया। और हमने देखा है कि पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब हो, यूएस हो या बरतानिया, उन सब ने इसकी मजम्मत भी की है। सबसे पहले जरा बताइएगा कि कल जो अटैक हुआ और उसके बाद जो हमने रिस्पॉन्ड किया, इसका स्केल कितना बड़ा था? शुक्रिया शहजाद, आपने याद फरमाया। सबसे पहले तो जो शोधा की फैमिली है उनके साथ इजहार ताज़ियत और उनके साथ इजहार हमदर्दी, और वाक़े की मजम्मत के बाद मैं समझता हूँ जो गाजी हैं, जो हमारे जिन्होंने बहुत बहादुरी और जवामर्दी के साथ इस सारे एपिसोड का मुकाबला किया। देखिए, इस दफ़ा स्केल तो इसका ज़ाहिर है, जैसे आपने खुद फरमाया 12 जगहों पर था। बलूचिस्तान की अगर आप डायनेमिक्स देखें, फर्जैलिटीज़ देखें तो बहुत बड़ा प्रोविंस है, लेकिन उसकी जो लिथेलिटी थी वो इसलिए कम थी कि बिकॉज इंटेलिजेंस शेयरिंग पहले थी, और हमारे उनके अटैक से पहले जो हमारा अटैक हुआ ऑन देम इन हरनाई एंड इन पंजगुर 41 वहां पर इनके जो जहन्नुम वसल हुए, तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी वजह से भी, अदरवाइज कोयटा का जो नॉर्थ ईस्ट तरफ से भी अटैक आता। तो रिस्पॉन्स वाज स्पर्ब बाय द पुलिस, बाय द एफसीज एंड ऑफ कोर्स बाय द आर्म फोर्सेस। उनका इस्तेमाल ज़्यादा कम है यहाँ पर एफसी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, और मेरा ख्याल है कि रिस्पॉन्स उस मार्क पे था जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। ऑफ कोर्स जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते तो सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने चैलेंजेस होते हैं, पॉपुलेशन में लोग आके मिक्स होते हैं, वहाँ आकर जब कहीं पर भी अटैक करते हैं तो वहाँ पर आसपास के जो लोग होते हैं वो ये हमेशा कोशिश करते हैं कि एक ह्यूमन शील्ड जो है वो इनको दस्तयाब हो, खसूस जब वो शहरों में आते हैं। इसमें जो ये वाकयात हुए उसमें हमारे कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं और कितने सिविलियंस शहीद हुए हैं? देखिए, मैंने सुबह भी आपको बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 17 के करीब हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें एफसी और पुलिस के जवान जो है वो शहीद हुए हैं, और जो सिविलियंस हैं वो 31 कैजुअल्टीज हुई हैं। अब क्योंकि हम कॉम्बिंग ऑपरेशन और चेज ऑपरेशन जिसको कहते हैं वो एज वी स्पीक तो इस वक्त भी चल रहा है, तो अब आई एम श्योर कि वो तादाद जो है वो टेररिस्ट की तरफ से ही जानो वसल होने की बढ़ेगी इंशाल्लाह। और सरफराज साहब, तमाम इलाके नौशकी समेत वो इस वक्त मुकम्मल स्टेट के कंट्रोल में है या अभी भी जो है इस तरह के हालात या मामला चल रहे हैं? देखिए, स्टेट के कंट्रोल में तो कल भी पूरा दिन तमाम इलाके थे, ठीक है। अटैक्स थे, वो अटैक्स कहीं पर रिपल्स हो रहे थे, कहीं पर वो इंग्रेंस उनकी आ रही थी, कहीं हमारी शहादतें हो रही थी, उनकी हलाकतें हो रही थी। इस वक्त नोशकी में ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन एक कॉम्बिंग ऑपरेशन मैंने आपसे कहा कि वो चल रहा है, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं वो चल रहा है। तो कहीं छोटी मोटी इंगेजमेंट जो है वो ताकुब कर रहे हैं हम, वहां पर हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन है, ओवरऑल ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है। अच्छा सरफराज साहब, मैंने ये स्केल का आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि कुछ इंटरनेशनल जो अखबारात हैं उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। जैसे बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया है कि जो बीएलए के लोगों की तादाद थी इन तमाम ऑपरेशंस में, इन तमाम अटैक्स में, वो तकरीबन 1000 से 1200 थी। क्या हुकूमत का भी यही एस्टिमेट है, इतने ज्यादा लोग थे? एक तो ये बीबीसी और एक और इंटरनेशनल, बीबीसी का आपने खुद नाम लिया, एक और इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स ने भी इनको गनमैन डिक्लेयर कर दिया, किसी ने इनको क्या डिक्लेयर कर दिया। तो पहले तो मेरी आपकी तवज्जुह से ये तमाम मीडिया हाउसेस इंक्लूडिंग बीबीसी, आई रिक्वेस्ट देम प्लीज कॉल देम टेररिस्ट, दे आर टेररिस्ट एंड दे हैव बीन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट बाय होल वर्ल्ड। ये जो तादाद बता रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। मैक्सिमम इनकी तादाद जो है वो 200-250 के करीब से भी ज्यादा नहीं थी। ज्यादातर चेज आउट करके मारे जा चुके हैं, 145 मारे गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक्यूरेट फिगर्स बताना तो मुनासिब नहीं, और मेरे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि एक्यूरेट कितने थे ऐसी सिचुएशन में। लेकिन व्हाट आई गेस इज दे वर नॉट मोर देन 200। सही है, तो ये 1000-1200 का नंबर आप कह रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। अब सरफराज साहब, ऑब्वियसली जब ये अटैक हुआ उसको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया वो तो हमारे सामने है, लेकिन आज आपने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो इंटेलिजेंस आपके पास पंजगुर के हवाले से, शबान के हवाले से मौजूद थी, जहां पे 41 दहशतगर्द मारे गए, और वहां पे आप कह रहे हैं कि कल अटैक भी नहीं हुआ।
तो अब इंट्रोस्पेक्ट जब आप करते हैं, कहाँ पे अपनी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि वैसे ही ऑब्वियसली नाके भी हैं, सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पे भी होती है। अब क्या करने की जरूरत है? क्या इंटेलिजेंस बेहतर करने की जरूरत है ताकि इन तरह के वाकयात को रोका जाए? देखिए, एक तो पहले इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये समझ जाए कि दिस इज प्योरली प्योरली एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान बाय द रॉ और हॉस्टाइल एजेंसीज। ये जब और दूसरा एनवायरनमेंट को इस तरह भी समझने की जरूरत है कि सिक्योरिटी फोर्सेस आर ऑपरेटिंग इन ग्रे। ये दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज इसमें नैरेटिव है कि नैरेटिव जो है दैट इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि आप इस तरह का नैरेटिव भी हमें सुनने को मिलता है दौरान जंग, तो एटलीस्ट खड़े हो जाएं। ऐसे लोगों का भी नैरेटिव मिला है कि जो उस वक्त भी अपनी वही तनकीदी मॉडल में थे। ठीक है, कोई हमारे यहाँ कमी पेशी हो सकती है। और जब इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर मैंने आपको कहा है तो ग्रे में ऑपरेट करने का देयर इज वी आर नॉट कंफर्म हु इज फ्रेंड एंड हु इज एनिमी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कल सरेआर में जब वो वहां पर गए तो आसपास कोई 15-20 लोग उनके खड़े थे। अब चाहते तो हम उन पर सबको मार सकते थे, लेकिन हम लीथल नहीं है, हम टेररिस्ट नहीं है, हम स्टेट हैं। स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ एक्ट करती हैं जो हमारी फोर्सेस हैं। अगर हम उधर फायर खोल देते तो 5 कैजुअलिटीज तो यकीनन टेररिस्ट की होनी थी, लेकिन 10 तो साथ वो लोग मारे जाते जो वहां पर बाजारों में थे या दूसरी जगह पर थे। तो मेरा ख्याल है कि इसको सबसे बड़ा जो चैलेंज है इसको रहना रोकने के लिए भी, नंबर 1 इज प्योरली दिस इज एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर। और इसका काउंटर पीआईए के पास, कैस्टो के पास तो नहीं है। इसका काउंटर भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करना है और हमने उनको वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो उस इनेबलिंग एनवायरनमेंट में काम कर सके। और दूसरा इसका जो सदेबाब है वो यही आईबीओज है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। और हमारा जो सिक्योरिटी प्लान है, देखिए हैरोफ 1 जब हुआ था, सो कॉल्ड हैरोफ जिसको कहते हैं, और उसमें आप देख लें और आज वाले में देख लें तो इट इज अ मार्क डिफरेंस। और फिर पिछले पूरे एक साल को अगर आप देख लें तो वी मैनेज टू एलिमिनेट मोर देन 1000 हार्डकोर टेररिस्ट। सो दिस इज द बिगेस्ट नंबर इन अ ईयर। अब ये क्यों नंबर्स उनके बड़े, ज़ाहिर है जब इतने लोग मारे गए हैं तो इसका मतलब है कि नंबर्स बढ़े हैं। नंबर्स क्यों बढ़े हैं? हमारी अपीजमेंट की वजह से बढ़े हैं। जब हमने 18 ऑनवर्ड अपीजमेंट की, जहां टीटीपी के लिए अपीजमेंट की, वहीं पर इनको भी अपीजमेंट की गई, छोड़ा गया। बातचीत का एक सिलसिला जो है वो हमेशा से ये होता है कि जी डायलॉग करें, डायलॉग करें। और ठीक है, डायलॉग अच्छी चीज है। अगर ये पॉलिटिकल मसला होता तो बिल्कुल इसका सोल्यूशन डायलॉग में था। इसमें अब ये सरफराज साहब कदा प्योरली कलामी की मिलिट्री, माजरत में जरा इस पे भी बात करता हूं, लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ट्विटर पे बैठ के या वैसे नैरेटिव बना रहे होते हैं, हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हों या कई लोग ऐसे हों जो तनकीद बराए तनकीद कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स और सवालात भी हो सकते हैं ना। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि 58,000 आईबीओज किए गए हैं, 1000 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। पिछले साल अगस्त में इसी तरह का एक अटैक हुआ 2024 में, जिसका आपने जिक्र किया, लसबेला और मूसा खेल में खासतौर पे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। तो जब इतने ऑपरेशंस हो रहे हैं, इंटेलिजेंस भी मौजूद है, उसके बाद भी अगर इतना बड़ा अटैक हो जाता है तो उसमें लोगों की तशवीश और कंसर्न भी तो है ना। फिर देखिए, मुझे ना लोगों की तशवीश का भी, मैं ज़ाहिर है सब पाकिस्तानी है, सबको तशवीश होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज अगर तशवीश ही नहीं होगी तो फिर तो ये पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, फिर तो मसला ही खत्म हो गया। लेकिन ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द फाइट, उस वक्त तो आपने खड़ा होना था अपनी रियासत के साथ। उसके बाद फिर कमी, कोताही, कमजोरी कहाँ हुई, कहाँ नहीं हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो उसके बाद की बातें होती है। आप मिसाल ले लेना कि इंडियन चैनल्स जिस अंदाज से चला रहे थे इस सारे अटैक को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान की मीडिया को कि उन्होंने जो रिस्पांस दिया वो बहुत अच्छा था। लेकिन वो, मैं जिन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ उनकी तशवीश पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन दौरान जंग उनको कम से कम अपनी रियासत के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जंग के बाद वो फिर मसले पे बैठ के जिन लोगों के लिए दुआएं मांगते रहे, में मसला नहीं है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हम दुआगो है बीएलए के लिए। तो एक जब BLA फेयर के लिए असेसमेंट मुफ्ती साहब क्या होगी आपकी कि कितने दहशतगर्द हैं या कितने लोगों से हम मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि अगर 1000 हमने मारे एक साल में तो और कितने हैं, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी कोई फेयर असेसमेंट है? देखिए, एग्जैक्ट फिगर्स बताना तो नामुमकिनात में से है कि नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रफली ये कभी ज्यादा हो जाता है और हमेशा ये पेंडुलम की तरह रहे हैं। अगर आप इसको 2005 से देखें या 2000 से देखें, जब से ये इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई है, तो ये पेंडुलम की तरह रहा है। कभी इस पीक पे चला जाता है, कभी दूसरी पीक पे चला जाता है। और 4000 5000 प्लस नियर नंबर्स होंगे, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल। इसमें उनके सिंपथाइजर्स भी
और जो सॉरी सिंपैथाइजर्स तो मुमकिन है शायद इससे ज्यादा, लेकिन फैसिलिटेटर्स जो हैं वो इसके साथ शामिल हैं। लेकिन एक्यूरेट फिगर्स देना इस तरह की जंग में जो इंटेलिजेंस ड्रिवन हो, फेयर बात यह है कि वो बताना नामुमकिन है। और आपने कहा कि जब वाकया हो जाए इसके बाद ऑब्वियसली आप लोग भी इस पे गौर करते हैं कि कहाँ पे कमी हुई है, तो अभी असेसमेंट क्या है आप लोगों की कि कहाँ पे कमी है, बीफ अप करने की जरूरत है? क्योंकि मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज का जो रिकॉर्ड देख रहा था 2021 से, अगर मैं आपको बताऊं 2021 में 81 अटैक थे, 2022 में 79, 2023 में 110, 2024 में 202 और 2025 में 254। तो ये मेजर अटैक्स की बात है। ऑब्वियसली जो आईसीपीआर नंबर देता है वो उससे कहीं ज्यादा है। तो हम 2021 से एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट है दहशतगर्दी के उसमें इजाफा हुआ है। ये मेरा वही पॉइंट है जो आपने खुद ही उसको क्लैरिफिकेशन की है। 18 से पहले हमने जो स्टेट पॉलिसी थी या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो अपीजमेंट की नहीं थी। जब वो अपीजमेंट की नहीं थी तो जाहिर है ये देवर ऑन द रन। हमारी चेक पोस्टें एफसी की थी, हाईवेज पे बाकी जगहों पर प्रेजेंस थी हमारी। ऑल ऑफ सडन 2018 में जब नई गवर्नमेंट आई तो नई पॉलिसी आई। जब नई पॉलिसी आई तो हमने अपीजमेंट शुरू की। अपीजमेंट शुरू की तो वो 21 तक ऑर्गेनाइज्ड हो गए और फिर वो 23, 24 तक और ऑर्गेनाइज हो गए और स्ट्रेंथन होते गए। और फिर 24 के आने के बाद हमारी गवर्नमेंट जब आई तो हमने फिर रिवाइज किया इसको कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों इनको फ्री रन दे रहे हैं, क्या वो हमारे मुल्क को केक की तरह काटना चाहते थ्रू वायलेंस। तो हम और फिर मैं कोई ना सेल्फ प्रेजिंग चाहता हूं ना किसी को ब्लेम करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये पता होना चाहिए कि अपीसमेंट की पॉलिसी कब आई। और फिर मुझे ये महसूस होता है, मैं आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबॉडी, हर एक ने अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम किया होगा, हमसे पहले वाले लोगों ने, हमसे आने वाले लोग भी काम करेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे ऐसा महसूस होता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे कोई गलत भी साबित कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि सिविल गवर्नमेंट ने, सिविल साइड ने इस लड़ाई को डाइवर्स किया हुआ था। ये लड़ाई सिर्फ रियासत के फौज के दरमियान है और सो कॉल्ड ये जो टेररिस्ट है इनके दरमियान है। तो लॉफेयर में जो काम होने वाला था, गवर्नेंस में जो काम होने वाला था, क्योंकि बलूचिस्तान के केस में पैराडाइम इसका पैरेलल चलना है। दो दिस अंडर डेवलपमेंट, दिस अनपैरेलल डेवलपमेंट, दिस डेप्रिविएशन इज नॉट द रीजन ऑफ दिस फाइट, बिकॉज दोज हु आर फाइटिंग वो ये कहते हैं कि हम ये लड़ाई बलोच आइडेंटिटी पे कर रहे हैं और वी वांट टू क्रिएट अ नेशन स्टेट आउट ऑफ दिस पाकिस्तान, बट विच इज नॉट पॉसिबल। 1000 साल तक ये नहीं हो सकता है। और लेकिन क्योंकि अब लोगों ने डाइवोर्स की थी, अब लॉफेयर और वॉरफेयर, अब इसका पैरेलल जो है वो चलना बहुत जरूरी है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग और मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह ताला इसको खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। अब क्योंकि अब ये फैसला तो है ना कि हमने एक हार्ड स्टेट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और आप में बड़ी क्लैरिटी है और बिल्कुल ठीक बात है, चाहे टीटीपी हो या बीएलए हो, जो दहशतगर्दी करते हैं उनके साथ तो अपीसमेंट होनी नहीं चाहिए, उनसे तो मुकाबला ही करना है, उनसे तो लड़ना है। लेकिन क्या ये ट्रेंड चेंज होगा? क्योंकि आपके आने के बाद, आपके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमने कई बड़े वाकयात देखे हैं, जिसमें खुजार का वाकया था 21 मई 2025 का, स्कूल बस पर अटैक हुआ, जाफर एक्सप्रेस का वाकया 11 मार्च 2025 को हुआ, फिर आपने खुद जिक्र किया 2024 में इसी तरह 12 मुख्तलिफ मकामात पर अटैक हुआ था। क्या ये ट्रेंड चेंज होगा? क्योंकि बीच में हमने ऐसे भी हालात देखे ना, जैसे 2019 का हम सबको याद है सरफराज साहब, जब कोयटा ग्लैडिएटर जीता तो देखा कि पूरे शहर में टीम निकली, लोग हजूम था वहां पे, लोग उनका इस्तकबाल करने आए थे। आज अगर हम बैठ के बात करते हैं, कोयटा में इतना बड़ा हजूम निकलना, लोगों का सेलिब्रेट करना, ये मुमकिन नहीं नजर आता। तो क्या ये ट्रेंड चेंज होगा? ये यकीन है आपको कि हम सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, लोग आज भी फेस्टिव्स को अपने एंजॉय करते हैं। आज भी अगर सुल्तान गोल्डन की जंग थी तो उसमें हजारों लोग थे, आज भी अगर क्रिकेट का मैच होगा उसमें हजारों लोग होंगे। ये कंपैरिजन करना ही ठीक नहीं है। लेकिन 2019 की जो आप बात करें वो कमाल 2019 वालों का नहीं था। उससे पहले जो लड़के गए हैं ना, जैसे भी आज हम इतनी आईबीओस कर रहे हैं, इतनी फाइट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि अगले 2-3 साल तक जब ये नोज डाउन होगा इसका और फिर ये कुछ अरसा चलेगा और अल्लाह करे कि हम अपनी रियासत की पॉलिसी जो है वो चलाते रहे ऐसे ही। मुझे ये डर होता है कि हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहे। फॉर एग्जांपल नेशनल एक्शन प्लान, जैसे आपने खुद फरमाया कि टीटीपी है या ये फितरतुल खारिज और फितरतुल हिंदुस्तान जो है, इसमें फर्क रखा गया। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद वो मैं समझता हूँ नेशनल एक्शन प्लान है, जिसमें तमाम लोगों का कंसेंसस था, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो मीडिया था, चाहे वो जुडिशरी थी, सबका कंसेंसस था। उसी में आप देख लें कि हम कितने कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ गए कि हमने इस दहशतगर्दी को एक अलग रोल दे दिया और जो दूसरी दहशतगर्दी थी जो मजहब के नाम पर, जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है,
उसका हमने एक और रोल दे दिया। सो वी आर कंफ्यूज बिकॉज 30 साल तक जो नैरेटिव दिया गया इस्लामाबाद को, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो नैरेटिव ही फॉल्स नैरेटिव था और रैशनलाइज करने की कोशिश की गई वायलेंस को किस बुनियाद पर, अंडर डेवलपमेंट पे और डेप्रीविएशन पे, कि ये महरूम लोग हैं। ये महरूम लोग 12-12 जगहों पर ऑर्गेनाइज करके इतना बड़ा वाकया करते हैं और फिर औरतों और बच्चों को मारते हैं। तो ये महरूमियां जो है वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी है। अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट सिर्फ बलूचिस्तान का मसला तो नहीं है, वो पंजाब का भी है, वो सिंध का भी है, वो केपी का भी है। तो वहां के लोग इस बुनियाद पे क्यों नहीं लड़ रहे? तो वी आर कंफ्यूज। ये कंफ्यूजन जब निकल आएगी, और उस कंफ्यूजन में सिर्फ ये नहीं है कि हमारी मीडिया कंफ्यूज्ड है, इसमें हमारे पॉलिटिशियन कंफ्यूज्ड है, इसमें हमारी इंटेलिजेंसिया कंफ्यूज्ड है, और इसमें कसूर किसी का नहीं है। कसूर ये है कि जिन लोगों ने लेजिटिमेट वॉइसेस बन के सेपरेटिस्ट कुव्वतों का लेजिटिमेट वॉइस बने और उन्होंने ये नैरेटिव पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है, और जो पाकिस्तान की तरफ से स्टोरी टेलिंग है वो अनफॉर्चुनेटली पॉपुलर भी नहीं है, और देर आर वेरी फ्यू स्टोरी टेलर्स टू। और नैरेटिव का पॉपुलर होना भी हक होना की निशानी नहीं है। सो ये चीजें जो है, नैरेटिव है, डेटरेंस है, पैराडाइम है डेवलपमेंट का, इस सब ने कोई मिक्स होकर पैरेलल होकर चलना है। तो ये बलूचिस्तान के इश्यूज जो है वो आगे रिजॉल्व होंगे, और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनेबलिंग इन्वायरमेंट देना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं ताकि आपका अगला सवाल है। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना कैसे है? मिसिंग पर्संस का एक इशू है। अब उसको प्रोपेगेंडा टूल का बलूचिस्तान के केस में मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, एक बंदा मिसिंग हो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन रियासत ने उसके लिए टूल्स दिए हैं कि किस तरह से होगा। यूएन का पैरामीटर्स है, उसमें पता चलेगा कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस क्या है, और फिर ये कंफर्म करना कि ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस रियासत के किसी इदारे ने किया, उसका एक मैकेनिज्म है। लेकिन उसके बावजूद केपी में लोग ज्यादा मिसिंग हैं। मैंने तो कभी किसी टीवी स्क्रीन पे केपी के मिसिंग पर्सन के बारे में नहीं सुना, सिर्फ ये बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन ही क्यों? ये इसलिए कि ये वायलेंस को रैशनलाइज करने के और प्रोपेगेंडा टूल्स हैं जो रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होने, जिससे रिक्रूटमेंट होनी है। जो यंगस्टर है, जो हमारा आम बलोचन, फॉर एग्जांपल शहजाद साहब, सॉरी मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, अभी कल के अटैक को देख लें, क्या बलूचिस्तान आजाद हो गया? क्या एक यूनियन काउंसिल आजाद हो गई? क्या जो लोग इनको भेज रहे थे उनको नहीं पता था कि ये 145 बलोच है जो मारे जाएंगे? उनको पता था कि ये लोग मारे जाएंगे। वो सिर्फ हिंदुस्तान के माँ पे एक डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को तो कर सकते हैं, या बलूचिस्तान को कर सकते हैं जब पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन ये लाहासिल जंग है, ये बलोच को लाहासिल जंग में डाला जा रहा है। सरफराज साहब देखें, जहां पे भी हम देखते हैं कि दहशतगर्दी अंदर से शुरू होती है तो वहां पे ये कंफ्यूजन रहती है। तामिल टाइगर्स की मिसाल आपके सामने होगी, तुर्की की मिसाल आपके सामने, फिर ये तो स्टेट का काम होता है ना कि उसका जो नैरेटिव हो वो दूसरे नैरेटिव्स पे हावी हो। और आपने मीडिया की बात की, मीडिया की हद तक ये मैं बता सकता हूं क्योंकि ये बार बार मैं बात सुनता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है लार्जली मेजॉरिटी जो है उसका वो बलूचिस्तान के मामले पे स्टेट नैरेटिव ही टो करता है। बहुत आपको माइनॉरिटी में स्टेट टीवी पे मिलेगा कि एक ऑल्टरनेटिव व्यू होगा इस पे। दूसरा ये बात भी एक फैक्ट है कि डिप्रीविएशन जहां पे होगी, महरूमिया होगी, तो वहां पे लोगों को मौके मिलते हैं इस तरह की तंजीमें ज्वाइन करने के। और ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री हमारे सामने रही है। हर अदवार में जो है चाहे वहां पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट हो या बलूचिस्तान की दूसरी जो नेशनल पार्टीज है उनकी हुकूमत हो, वो हुकूमत से पैकेज मांगते रहे, इस बुनियाद पे ही पैकेज मांगते रहे कि महरूमिया हैं, इनको खतरा, लोगों को अपने कौमी धारे में लाने के लिए हमें ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये वसाइल खर्च करने पड़ेंगे। तो ये डिबेट तो होती रही है चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हो। और इवन आप देखें कि जो मेजॉरिटी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें ये जो ऑल्टरनेट नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, जो सिंपैथी की आप बात कर रहे हैं, वो तो नहीं देखी जाती। अभी मैं थोड़ा सा आपका दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। एक तो आपने टीवी चैनल्स का कहा, लेट मी अप्रिशिएट ऑल मीडिया हाउसेस, जिस तरीके से कल अदर देन 2-3 जिसका जिक्र मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, सब ने बहुत अच्छे किस्म से नैरेटिव जो है वो स्टेट का टो किया। लेकिन यही मीडिया चैनल था कि एक जमाने में हैरबियार मरी को टाइम देता था। यहां से हमारे सीनियर एंकर्स जाते थे लंदन में, उससे जब जाके बात करते थे, अल्लाह करे आज वो क्लिप अगर आप चला सके तो मैं वो आपको भेजता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट के अगर आपको शॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बात की जाए, कहता नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंस। ये मेन स्ट्रीम टीवी दिखाता था और मेन बुलेटिन में दिखाता था 8 बजे जो आपका प्राइम शो है। लेकिन लेटर ऑन मीडिया भी संजीदा होता रहा, एंड लेट्स अप्रिशिएट दैट, बट स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन। ये नाराज बलोच की जो टर्मिनोलॉजी है ये इस्तेमाल होते हुए मैं सुनता हूं। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि ये बात ठीक है कि वी आर अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट में वी आर अंडर डेवलप्ड, ये बात दुरुस्त है कि डिप्राइव्ड है। लेकिन अगर इसको एग्जाम्पल बना लें कि लड़ाई इस वजह से है, तो 2000 में जस्टिस नवाज मरी की शहादत के बाद ये लड़ाई शुरू हुई, जब नवाब खैरबख्श मरी गिरफ्तार हुए। तो 2000 का तुर्बत और आज के तुर्बत में तो जमीन आसमान का फर्क है।
2000 के तुर्बत में 19 घंटे लगते थे कराची जाने में, आज 8 घंटे लगते हैं। कोयटा आने में 24 घंटे लगते थे, आज 7 घंटे लगते हैं। इसी तरह वहां पर आज दुनिया भर की सिविक फैसिलिटीज तुर्बत में मौजूद है, तो वहां तो इंसर्जेंसी या ये लड़ाई तो खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ये आर्गुमेंट ही ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वायलेंस को रैशनलाइज करने के लिए जो उनके लेजिटिमेट वॉइसेस हैं, अब बशीर जेब है, ही कैन नॉट कम टू पाकिस्तान पार्लियामेंट और तकरीर करे, ही कैन नॉट कम टू जिना रोड या प्रेस क्लब इस्लामाबाद F6 जी। के आके तकरीर करे। तो उसके लिए लेजिटिमेट वॉइसेस चाहिए। वो लेजिटिमेट वॉइसेस जो हैं वो सिर्फ उनके लिए सोशल मनूवर भी करते हैं, वो फिर रिक्रूटमेंट का हिस्सा भी नौजवानों को बनाते हैं, प्रोपेगेंडा भी रियासत के अगेंस्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉन्ग्स हैं इस लड़ाई के। तो इस लड़ाई की सबसे पहली बात जो है ना, जिस पर मैं पहले दिन से जोर दे रहा हूं कि प्लीज इसकी डायग्नोसिस ठीक कर ले, रियासत ठीक कर ले। और रियासत से मुराद सिर्फ पाकिस्तान की फौज तो नहीं है, रियासत से मुराद मीडिया है, पॉलिटिशियंस हैं, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, जुडिशरी है, सिविल सोसाइटी है। सब लोगों को मिलके डायग्नोसिस इसका ठीक करने की जरूरत है। हमें हार्ट अटैक और हम इलाज कैंसर का करा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, आपने क्योंकि बशीर जेब का भी नाम लिया, कल ये फुटेजेस भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी कि वो 125 पे बैठा हुआ घूम रहा है। क्या वो पाकिस्तान की फुटेजेस थी? इतलात है कि वो पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में ही है? देखिए, अब 100% कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99.99% इतलात हमारे पास, गवर्नमेंट के पास ये, ही इज इन अफगानिस्तान, ही इज वेल प्रोटेक्टेड देयर। और अफगानिस्तान की सरजमीन में आपके तौसीद से अफगान की इंटरिम गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था टू द वर्ल्ड कि उनकी जो सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं होगी किसी और के खिलाफ। आज अफगानिस्तान की सरजमीन मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। रहमान गुल उधर है, बशीर जेब उधर है, नूर अली मसूद उधर है, सो एंड सो ऑन। कितने टेररिस्ट हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं और उनको पैटरेज हासिल है इंटरिम गवर्नमेंट की। तो कहने का मतलब है कि ये हमारी इतला के मुताबिक तो वो अफगानिस्तान में है, लेकिन 99.99% यही इतला है। हमारी कोई ऐसी इतला नहीं है कि सरफराज साहब, एक डिस्कशन ये भी होती रही है कि पब्लिक सपोर्ट इनकी कितनी है। एक तो ऑब्वियसली वो लोग हैं ना जो जंगजू हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, लड़ने आते हैं, दहशतगर्द हैं, लेकिन अदरवाइज कितनी पब्लिक सपोर्ट है आपके ख्याल में? क्या सिंपैथाइजर्स बहुत ज्यादा है? क्योंकि जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग की, जिसमें लोकल पुलिस का, सीटीडी का बड़ा किरदार होना चाहिए, क्या उनको डिफिकल्टीज होती है कुछ इलाकों में, वहां से वो इंटेलिजेंस ही ले सकते हैं क्योंकि सपोर्ट ज्यादा है? क्या असेसमेंट है इस पर? देखिए, एक तो ये फिर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इंटेलिजेंस है क्या। एक है टेक्निकल इंटेलिजेंस, कि वो जो टेक्निक्स हैं कॉल इंटरसेप्ट करने के, बाकी चीजों के, वो तो हमने इसी 2018 के बाद पूरे बलूचिस्तान में जी हमने खंबे लगा दिए। 4G सर्विसेज सांगान जैसे इलाकों में भी चल रही हैं जहां आबादी नाम की चीज नहीं है। और वो हमने अपने जो इंटेलिजेंस, मैंने कहा आपसे इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है तो उसको काउंटर इंटेलिजेंस से करना है, वो तो हमने उनसे वापस ले लिया, वो टूल तो हमने छीन लिया। सेकंड टूल है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी अच्छी है कि ये जो हमने इंटेलिजेंस पे 41 बंदे मारे हैं, ये हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली है पंजगूर में और शाबान में, तभी तो वो लोग मारे गए हैं। और ये जो पिछले 1 साल में 1000 के करीब लोग मारे गए, इसमें 90% ह्यूमन इंटेलिजेंस थी। सोसाइटी ओवरऑल, मुझे जोब से लेकर गवादर तक लोगों ने टेलीफोन किए कल के दिन पे, संजीदा लोगों ने टेलीफोन किए हैं, पॉलिटिशियंस ने किए हैं, बिजनेसमैन ने किए हैं। पीपल आर लार्जली विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। 1%, 2%, 3% लोगों का उनके साथ सिंपैथी रखना, ये कोई नई बात नहीं है। ये दुनिया में जहां कहीं भी इंसर्जेंसीज होती हैं तो उनके पास इतनी पॉपुलर सपोर्ट होती है। लेकिन बाय लार्ज जो है वो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन अमन चाहती है। बाय लार्ज बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो हुकूमत का साथ देना चाहती है, रियासत का देना चाहती है। ये 5 मिनट के लिए आते हैं, लोगों के दरमियान घुस जाते हैं, फिर वीडियोस बनाते हैं और फिर वो जो फेयर का एलिमेंट है, फियर के एलिमेंट की वजह से लोग जो है वो इनके साथ सेल्फियां वेल्फियां बनाते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग इनके साथ कोई सर्वे, हमने अभी रिसेंट सर्वे कराया है, 5000 हाउस होल्ड्स का सर्वे कराया है, उसमें हमने बीएलए और बीएलएफ के बारे में भी सवाल रखा है। उसमें से जो जवाब आया है उसमें 2-3% से ज्यादा लोग नहीं है जो उनके साथ सिंपैथी रखते हैं। दिस इज द रियलिटी। सही। अच्छा, बार बार ये बात होती है और ये फैक्चुअल भी है कि इंडिया दहशतगर्दी फैलाता है बलूचिस्तान में। उनके कई लीडर्स के इस तरह के बयान आते हैं, अजय दोवल वगैरह के भी हैं। अब हम क्या करें? सिर्फ ये बताना तो काफी नहीं है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है। असला कहां से मिलता है इन लोगों को? इन लोगों की फंडिंग कैसे होती है? इसमें तो नैरेटिव का कोई काम नहीं है ना। ये तो रोकना ऑपरेशनली आप लोगों ने करना है, चाहे सीटीडी करे, चाहे इंटेलिजेंस इदारे करें। इस पर किस हद तक काम हुआ है कि उनकी फंडिंग रोकी जाए, असला उनको फराम ना हो? और अगर
वाकई हमें फिर कोई हल नहीं नजर आता, तो शायद अजय डोवाल की तरह हमारी स्ट्रैटेजी भी क्या ये होगी कि अब हम भी ऑफेंसिव पे जाएंगे, अगर वो अटैक करेंगे तो हम भी करेंगे? क्या सोल्यूशन क्या है इस हवाले से? देखिए, जहां तक ये फॉरेन रिलेशंस की आपने बात की है, इसका सवाल तो आपको फॉरेन ऑफिस मुझसे बेहतर दे सकता है या फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है। जहां तक आपने फंडिंग की और उसकी बात की है, देखिए आपके पास एक पोरस बॉर्डर है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का बॉर्डर है। दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जो 40 साल डिस्टेबलाइज्ड है, वहां पर उस तरीके से गवर्नमेंट जो है उनको स्टेट पैटर्नेज वहां है। और फिर यूएस विड्रॉल के बाद, नेटो फोर्सेस के विड्रॉल के बाद, वो जो असला छोड़ के गए थे वो अफगान नेशनल आर्मी के लिए 30 साल का असला छोड़ के गए थे। देवर इन ओपिनियन कि ये 30 साल तक इससे जंग लड़ेंगे, लेकिन वो 72 घंटे में ढेर हो गए। और फिर ये जो इनके आका हैं जो इनको फंड करते हैं, जो रॉ है, उनके हाथ वो असला लगा और उन्होंने वो उनको में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे उनकी नाइट कैपेबिलिटी बढ़ गई, नाइट कैपेसिटी बढ़ गई, फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ गई। उनकी जो लॉन्ग रेंज शूटिंग गन्स हैं वो उनको मिल गई हैं और बहुत सारा असला मिल गया है। तो इसी तरह फंडिंग जो है आजकल की दुनिया में, आपको पता है कि फंडिंग इज नॉट सो डिफिकल्ट, बिकॉज आप एक ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं कि वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पर कोई बैंक नहीं है, वहां पर कोई निजाम नहीं है, तो वहां पर फंड्स प्रोवाइड करना कौन सा बड़ा मसला है। जाहिर है प्रीएम्प्टिव मेजर से भी वो बहुत सारे गोल्स, जैसे मैंने आपको कहा कलात में 200 केजीज का एक्सप्लोजिव जो है वो पकड़ा गया। अभी उधर से एक जमात पकड़ी गई है पंजगुर के इलाके से, तुर्बत के इलाके से। उसमें जो क्वालिटी थी एक्सप्लोजिव की, वो मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव जो है वो वहां से पकड़ा गया है। तो बहुत सारे गोल्स हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज रोकते भी हैं। वो जो 9 गोल रोकते हैं वो नजर नहीं आते, जो एक हो जाता है वो सबको नजर आ जाता है। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा वीक एरिया। दूसरा ये भी बताइएगा कि जैसे जब केपी में दहशतगर्दी होती है उसमें ये भी होता है कि क्रॉस बॉर्डर लोग आते हैं, ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट विद इन टेरिटरी भी होती है। ये जब आते हैं सारे बीएलए वाले अटैक करने, इनके कोई अपने कैंप्स हैं या ये भी घुल मिल के रहते हैं सोसाइटी में? क्या है मामला? दोनों चीजें हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, वो सोसाइटी में भी अपने आप को मिक्स रखते हैं और महसूस नहीं होने देते हैं। अब आप प्रोफेसर की एग्जांपल ले लें कि हमने 14 अगस्त को जो प्रोफेसर पकड़ा था उसने 14 खुद को हमले कराने थे क्वेटा शहर में। अब वो एक प्रोफेसर है, एक टीचर है और पाकिस्तान स्टडीज का टीचर है। अब देखिए आपने उसने अपने आप को किस तरीके से रेडिकलाइज किया और फिर किस तरीके से हुकूमत के अंदर हुआ और किस तरीके से तनख्वाह ली, हमारे अंदर बैठ के ये काम करता रहा। सो ये सारी चीजें। फिर आपने कहा कि बाहर से आते, यहाँ से भी बाहर से भी आते हैं, इन सब की नानी एक है, इन सब की नानी रॉ है। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इतना बड़ा हमला जो ये सो कॉल्ड कहते हैं कि जी हमने इतनी बड़ी तैयारी की, इतने हजारों लोग आए, फलाना हुआ खाना हुआ, क्या एक यूनियन काउंसिल बलूचिस्तान की आजाद कर सके? क्या एक वार्ड आजाद कर सके? तो ये सिर्फ हिंदुस्तान के माँ पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और उसका भी मुझे कामिल यकीन है कि रुक जाए। पैमाना ये नहीं है ना कि क्या वो यूनियन काउंसिल आजाद करा सके। पैमाना तो ये होना चाहिए कि कितनी तहसील, कितने यूनियन काउंसिल, कितने जिले हैं जिसमें आम शहरी खुलेआम घूम सकता है। ये पैमाना होना चाहिए ना अमन का। देखिए, खुलेआम जो शहरी है वो तो घूमता है, ऐसा नहीं है कि वो शहरी खुलेआम नहीं घूमता है। अब मैं खुद N70 मेरे गांव से क्वेटा आता है, मैंने बाय रोड ट्रेवल किया है। मैं 3 दिन पहले कोलू से बारखान आया, बारखान से एक जगह पे मैंने जाना था, हमारे एक नेशनल पार्टी के दोस्त थे, उन्होंने मेरी दावत की, मैं बाय रोड गया। तो पूरा ट्रैफिक खुली होती है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। कल के दिन इवन क्वेटा में एक जगह पर सरियाब की साइड पे इक्का दुक्का वाकयात हो रहे थे और बाकी क्वेटा में मैं रात भर क्वेटा में फिरता। जब हम कहते हैं कि शहरी घूम सके, इसका मतलब ये कि अगर आपके पास बलूचिस्तान का CNIC ना हो, आप पंजाब से हो, आप किसी और सूबे से हो, तो आपको ये खौफ ना हो कि बस में से कोई उतार के मारेगा। वो उस अमन की हम बात करें जिसपे आप भी कहते रहे कि पंजाबी भी आके यहाँ पे काम करें, इसमें कोई पाकिस्तान है, सब कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के हालात तो नहीं है ना। ये बात आपकी दुरुस्त है कि सिक्योर एनवायरनमेंट जो है वो बुनियादी तौर पे सिटीजन का और स्टेट का जो रिलेशनशिप है वो सिक्योर एनवायरनमेंट का है। और सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए आपने हम हमारी हुकूमत, हमारी फौज, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो सिक्योर एनवायरनमेंट वापस लेकर आए बलूचिस्तान में, कि जो आज से चंद साल पहले था। और वो इंशाल्लाह ताला वापस आएगा। अभी आप देखें अगस्त से लेकर अभी तक ये यानी कि 6 महीने में तो एक दफा तो बिल्कुल ही बलूचिस्तान पीस की तरफ जाने लगा। अभी ये क्योंकि मॉरली, और मैं आपको ये बहुत ईमानदारी से और ऑन ओथ आपको कह रहा हूं कि इन्होंने ये जो अटैक प्लान किया उसका एक रीजन ये भी था कि वो दोबारा अपने उस नैरेटिव को उठा सके, दोबारा अपने आप को अलाइव शो कर सके। बिकॉज इनकी पिछले बहुत दिनों में ठीक ठाक इनके खिलाफ काम हुआ है, एंगेजमेंट्स हुई है। एक तो वो काइनेटिक एंगेजमेंट्स थी, एक गवर्नेंस का जो मॉडल इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें एंटी करप्शन ड्राइव चल रही है, जिसमें एआई के मद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मद से इंटरव्यूज करा के बच्चों को मेरिट पे नौकरियां दी गई है, मेरिटोक्रेसी बहाल हो रही है। कोई डीसी, कोई डीपीओ, एमपीए के कहने पे, किसी मिनिस्टर के कहने पे नहीं है, वो मेरिट पे पोस्ट हुआ है। तो ये वो चीजें जो उनको परेशान कर रही है। फिर लॉफेयर में हमने फेसलेस कोर्ट्स बनाए हैं, हमने फिर ये जो मिसिंग पर्सन का मसला था जिसपे लोग पॉलिटिक्स करते थे, हमने आके उसमें पॉलिटिक्स नहीं की, उसका सोल्यूशन निकाल के दिया है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती। सरफराज साहब, आप कहते हैं हार्ड स्टेट है और दहशतगर्दों से तो लड़ा जाएगा और वाकई पॉलिसी भी ये होनी चाहिए, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि सोसाइटी में या सियासी हलकों में इनके सिंपैथाइजर्स भी मौजूद हैं, जैसे आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया बार बार ट्विटर सरदार का, तो जो सियासी लोग हैं उनके साथ क्या पॉलिसी होनी चाहिए हमारी? क्या उसको रिव्यू करेंगे, एंगेजमेंट करना है, नहीं करना है, क्या पॉलिसी होगी? देखिए, एक तो ये बात है कि जो सिंपैथाइजर्स हैं उनके लिए हमारे पास कानून का जो रास्ता है वो ये 4th शेड्यूल एक बड़ा बेहतरीन कानून है कि 4th शेड्यूल में जिस पर आपको शक हो कि वो सिंपैथाइजर है, फैसिलिटेटर है, तो उसके साथ किस तरह एंगेज करना है। अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, जिनको मैं ट्विटर सरदार कहता हूं, तो मुनासिब नहीं है क्योंकि ही स्टार्टेड दिस। तो उसके जवाब में मैं फिर ये कहता हूँ, बिकॉज आई एम अ ट्राइबल मैन और आई हैव ऑल द राइट्स कि मैं एंड आई एम अ पॉलिटिकल मैन टू, कि अगर मुझे कोई ह्यूमिलेट करेगा तो मैं उसको उसी अंदाज में जवाब दूंगा। अगर वो इज्जत से बात करेंगे तो मैं 2 कदम ज्यादा इज्जत से बात करूंगा, क्योंकि ही स्टार्टेड दिस। तो इसलिए फिर मैं ये बात कहता हूँ जो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि ये एक मजबूरी बन गई है। आप वो हमेशा ह्यूमिलेट करते हैं, न सिर्फ मुझे करते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर को करते हैं और लोगों को करते हैं, शायद उनका प्रोटा पैसा हो। हमने बहुत कोशिश की कि इसको ना करें, लेकिन अब क्योंकि करना पड़ता है। यस, उनके साथ एंगेजमेंट हमारी बिल्कुल होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल, क्योंकि ये दिस इज नॉट, बलूचिस्तान का जो इश्यू है वो इससे रिलेटेड नहीं है। बलूचिस्तान का ये जो मिलिटेंसी है, मिलिटरीली इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। पॉलिटिकल सोल्यूशन तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम ही नहीं है। जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम में तो ये कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता है कि अगले इलेक्शन में किस तरह फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अच्छा, ये मर्दमशुमारी किस तरह बलूचिस्तान की होनी चाहिए, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज की जो लूटमार हम खुद कर रहे हैं उसको कैसे ठीक करना चाहिए, गवर्नेंस को कैसे ठीक करना चाहिए। आइए एक मुआहदा कर लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट आए तो जो मेरिटोक्रेसी है उसको प्रमोट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है, 3200 स्कूल खुले, ये दोबारा बंद ना हो जाए, दूर दराज इलाकों में अस्पताल खुलने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी की वजह से, वो ना बंद हो। ये है पॉलिटिकल चीजें। ये तो बीएलए बंदूक लेके पाकिस्तान को केक की तरह काटना चाहती है। अब इनका मैं क्या कर सकता हूँ? इनके साथ तो एक तरफ न्यूक्लियर पावर स्टेट है। हाँ, अगर डायलॉग इस बात पे करना है, डायलॉग का एंड रिजल्ट क्या है? क्या डायलॉग का एंड रिजल्ट ये है कि खुदा ना खास्ता हम सरेंडर कर जाए, पाकिस्तान को तोड़ने दे दे? ये तो नहीं हो सकता, 1000 साल तक नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, अगर बीएलए थकती है, जैसे आपने तामिल की मिसालें दी, अब आपने खुद मुझे मिसाल दी टर्की की, यही तो आइडियोलॉजी बलोच नेशनलिस्ट ने या सब नेशनलिस्ट ने आइडियोलॉजी जो ड्राइव की थी, ये लड़ाई की, वो कुर्दों से की थी जो वहां के थे। उनका जो हाल हुआ आपके सामने है कि फाइनली 30 साल बाद, आप लिख लें, आज लिख लें, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले, बलोच को आज सोच लेना चाहिए कि ये एक लाहासिल जंग है, इससे कुछ हासिल नहीं होना सवाए दहशतगर्दी के, सवाए खून खराबे के, सवाए मासूम लोगों के कत्लो गारत के। तो एक ना एक दिन तो इस कौम ने सोच ही लेना है जो कि इनके साथ नहीं खड़ा होना है और दूसरी तरफ आके खड़ा होना है। ये जो इनके लेजिटिमेट वॉइसेस बने हुए हैं, इनकी सियासत ही तब जिंदा है जब तक मिसिंग पर्सन हो, इनकी पॉलिटिक्स ही तब तक जिंदा है जब तक बलूचिस्तान अनपैरेलल डेवलप्ड है। अगर बलूचिस्तान में बेहतर गवर्नेंस आ जाए, बलूचिस्तान में मेरिटोक्रेसी आ जाए, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मसला खत्म हो जाए, तो इनकी पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई। इनकी पॉलिटिक्स और है किस ग्राउंड सरफराज साहब, पे? पॉलिटिकल कैपिटल। इसमें मेरा यही सवाल था। एक तो देखे ना, आप हार्ड स्टेट हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, बिल्कुल ठीक है, जो एक्सट्रीमिज्म है उसके खिलाफ आप हैं, लेकिन जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की, कानून की बात करते हैं, जो सियासी एंगेजमेंट पे यकीन रखते हैं, जो सिविल सोसाइटी में भी डायलॉग पे यकीन रखते हैं, अब आपके पास एक रास्ता है कि आप उनको भी अपने से मजीद दूर करें, या आप उनको एंगेज करके ये जो आप कह रहे हैं कि कौमी नैरेटिव होना चाहिए उसके करीब लेकर आए। कौन सा रास्ता आप चुनेंगे इसमें? ऑफ कोर्स कौमी रास्ता चुनूंगा, और उसके लिए मैंने एफर्ट्स की। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमारी असेंबली में माइंस एंड मिनरल का एक्ट है, हमने उसको कंसेंसस से पास किया। हालांकि हमारे पास मेजॉरिटी थी, हम पहले दिन कर सकते थे। अपोजिशन ने कहा कि नहीं, उसमें जेजुआई अपोजिशन में थी, डॉक्टर मालिक साहब की जमात अपोजिशन में थी, सरदार अख्तर जान मैंगल की जमात जो है वो अपोजिशन में थी। हमने अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया, उनको ऑन बोर्ड लेके उसको दोबारा कमेटी में भेजा, फिर सीएम हाउस में भेजा, फिर पास कराया कंसेंसस से। फिर उन्होंने कहा कि जी इस पर फिर एतराज है,
फिर मैंने खड़े होकर लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहा कि जी दोबारा इस पर कंसेंसस करते हैं। सो आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल एनएफसी है, आई रोट लेटर टू एवरी लीडर ऑफ दिस प्रोविंस इवन इफ ही इज नॉट इन असेंबली, कि आए बैठे अपने नुमाइंदा को भेजे, आए हमें मिल के इस एनएफसी का जो मसला है इसको मिल के रिजॉल्व करते। तो दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। वहां तो हम पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मिलिटेंसी में प्रॉब्लम क्या है? मिलिटेंसी का प्रॉब्लम यह है कि हमारे लोग प्राइवेटली हमें कुछ और कहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैपिटल लूज होने का अंदेशा होता है, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन देयर वोटर्स एंड द मिलिटेंट्स, सो दैट्स व्हाई उनका पॉलिटिकल कैपिटल लूज होता है। मेरे जैसे आदमी, अगर आप कहते हैं वो बड़े, वो कहते हैं, आप कहते हैं वो माइनॉरिटी में है बहुत ज्यादा, तो फिर कितना पॉलिटिकल कैपिटल होगा जिसकी फिक्र है उनको? नहीं, मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूं, मैं बीएलए की बात नहीं कर रहा हूं कि बीएलए के पास मेजोरिटी है। उनके पास जो है, जो नेशनलिस्ट पार्टीज है, आप आर्गुमेंट समझने की कोशिश करें कि उनका जो वोटर है वो बड़े थिन लाइन में है, तो वो इस तरफ है और या उस तरफ है। अब वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल अगर ये वाली बातें करना शुरू कर दे जो मैं कह रहा हूं, बिकॉज मुझे परवाह नहीं है अपने पॉलिटिकल कैपिटल लूज होने का, बिकॉज दिस नैरेटिव इज नॉट पॉपुलर। वो पॉपुलर नैरेटिव के पीछे चलते हैं ताकि उनका पॉलिटिकल कैपिटल लूज ना हो। पता उनको भी है कि ये लाहासिल है, पता उनको भी है कि बलोच तबाही की तरफ जा रहा है, लेकिन उनके अंदर ये अखलाकी जरूरत नहीं है कि वो सामने आके ये बात कर सके। सरफराज साहब, एक आखिरी सवाल, मौत से भी डरते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल। अब रोड मैप आगे क्या है? क्योंकि जब आप बात करते हैं, आज भी आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर 1000 साल लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। मुझे पता है आप एक अज़म का इजहार कर रहे हैं कि 1000 साल भी लड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन ये सुनने में बड़ा खौफ आता है कि 1000 साल तक क्या लड़ना पड़ेगा। तो क्या रोड मैप है जिससे जल्द से जल्द अमन बहाल हो सके बलूचिस्तान में? एक तो मुझे बताएं कि हम रियासत है, हम थके क्यों? एक तो मैं सिंबॉलिकली ये कह रहा हूँ 1000 साल। दूसरा ये कि हम रियासत है, हमने थोड़ी थकना है। हम अमेरिका थोड़ी है कि हम अफगानिस्तान आए हैं और फिर हमने वहां से वापस जाना है। दिस इज आवर स्टेट, वी आर हियर। आज मैं हूं, कल मेरी जगह पे कोई और होगा, आज कोर कमांडर कोई और है, कल उनकी जगह पे कोई और होगा, आईजी पुलिस आज कोई और है, कल कोई और होगा। सो एवरीबडी हैज टू प्ले इट्स रोल। और हम यहाँ पर ये कहने का मतलब, ये रोड मैप क्या है? दोनों है। पैराडाइम जो सिक्योरिटी का है और जो डेवलपमेंट का है, एक तो इससे पैरेलल चल रहा है। दूसरा जो हमारा यंगस्टर है, जो यूथ है, जिसको प्रोपेगेंडा टूल से, झूठे प्रोपेगेंडा से रियासत से डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है, उसके साथ डायलॉग है, उसके साथ एंगेजमेंट है। आपको पता है कि हम जरगों की सूरत में हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, फिर टॉप लेवल पे माई सेल्फ, ऑनरेबल गवर्नर, कोर कमांडर साहब, हम हर डिवीजन में, हर जिले में जरगे करने जाते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, 4-4 घंटे बैठते हैं, उन बच्चों से बात करते हैं, उनके सख्त सवाल सुनते हैं। उनको तो इंटीग्रेट करना हमारा काम है ना। लॉफेयर में जो काम है वो हमारा काम है। हम उस बच्चे को कि जो रियासत से दूर हो रहा है बैड गवर्नेंस की वजह से, बैड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की वजह से, या प्रोपेगेंडा टूल से, उसको एंगेज करना इज आवर रिस्पांसिबिलिटी एंड वी आर डूइंग दैट। हम चाहते हैं कि हम उनको वो ईंधन ही ना दें। वो ईंधन उनको किस सूरत रोकेगा? वो इसी सूरत रोकेगा जब गवर्नेंस इंप्रूव होगी, जब करप्शन कम होगी, जब करप्शन खत्म हो जाएगी, जब टेंडर्स जो है वो ई टेंडरिंग में। आपको पता है हम ई टेंडर्स पे चले गए। हम पहला सूबा है जिसने एआई के जरिए अपने नौकरियां करना शुरू कर दिया। हम रीवैम्प करने जा रहे हैं अपने पूरे पब्लिक सर्विस कमीशन को। हम पूरी दुनिया से पीएचडीज ले रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जिन्होंने पीएचडीज किए वो आए और हमारे जितने टेस्टिंग सिस्टम है इसको इंप्रूव करें, सो दैट मेरिटोक्रेसी आ गया है। सो दीज आर द, अब हमारे स्कूल्स, मैंने आपको बताया कि वी रिक्रूटेड 15,000 टीचर्स और 99.99% मेरिट पे हमने उनको भर्ती किए। हमारी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी की वजह से मन जैसे दूर दराज इलाकों में और इस तरह के बहुत सारे इलाके, वहां पर अस्पतालों ने पहली दफा डॉक्टरों की शक्ल देखी है। सही। तो ये वो चीज, ये सारे गवर्नेंस से रिलेटेड मामला हैं। इंशाल्लाह इस पर हम बात भी करते रहेंगे और ऑब्वियसली मैं भी उस पर जब तैयारी करके आऊंगा तो मेरे ख्याल से ज्यादा एक बेहतर उस पर डिस्कशन हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, सरफराज बुख्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।